डिमांड में आप डिस्कस कर रहे हैं, डिमांड इज इक्वल टू वांट एंड वांट इज इक्वल टू विल टू बाय। ठीक है, डिमांड और वांट और विल टू बाय आर सेम। आप कोई चीज खरीदना चाहते हैं, हासिल करना चाहते हैं, दिस इट मीन्स यू आर विलिंग टू बाय समथिंग, दिस इज योर वांट, दिस इज योर डिमांड। लेकिन ये डिमांड मार्केट के अंदर इफेक्टिव डिमांड कब हो जाएगी? इफेक्टिव जब होगी जब आपके पास पैसा है वो प्रोडक्ट खरीदने के लिए, यानी कि आपकी वांट, आपकी विल और डिमांड शुड बी बैक्ड बाय परचेसिंग पावर। आपके पास जब पैसा होगा तो अब आप मार्केट में जा सकते हैं, जो चीज़ खरीदना चाहते हैं उसको खरीद सकते हैं। तो अब ये क्या चीज़ हो जाएगी? इफेक्टिव डिमांड। इफेक्टिव डिमांड इज इक्वल टू, इसमें दो चीजें इंपॉर्टेंट है, विल टू बाय एंड प्लस एबल टू बाय। एबल टू बाय मीन you should have money to purchase good or service which you want to buy. Able to buy. Able to buy mean your want should be backed by purchasing power. जब आप जो भी चीज़ हासिल करना चाहते हैं, खरीदना चाहते हैं और उसको हासिल या खरीदने के लिए आपके पास पैसा भी है, तो now you can demand from the shopkeeper or storekeeper a particular product. तो ये हमने इसके डिमांड एंड इफेक्टिव डिमांड में डिफरेंस किया है। लेकिन डिमांड और इफेक्टिव डिमांड या डिमांड को हम रेगुलेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ लॉ, और इस लॉ को हम कहते हैं डिमांड लॉ। अब हम डिस्कस करेंगे डिमांड लॉ। डिमांड लॉ के अंदर हम दो बातें करते हैं। एक चीज ये कि डिमांड लॉ शो करता है इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस of the product and its quantity demand। किसी भी चीज की प्राइस और उसकी डिमांड में जो रिलेशनशिप है वो इनवर्स है अकॉर्डिंग टू डिमांड लॉ। लेकिन एक इंपॉर्टेंट असम्पशन है कि अदर थिंग्स, अदर फैक्टर्स शुड रिमेन सेम, शुड बी अनचेंज। अदर फैक्टर्स सेम रहे और प्राइस चेंज होने की वजह से जब भी प्राइस चेंज होगी तो डिमांड में चेंज आएगा। अगर प्राइस इंक्रीज होगी तो क्वांटिटी डिमांड कॉन्ट्रैक्ट होगी, कम होगी, डिक्रीज, जिसको हम इकोनॉमिक टर्म में कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड बोलते हैं। अगर प्राइस डिक्रीज हो जाएगी तो डिमांड बढ़ जाएगी, जिसको इकोनॉमिक टर्म में एक्सटेंशन ऑफ डिमांड बोलते हैं। इंक्रीज डिक्रीज का वर्ड यूज नहीं करना इफ देयर इज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड by the consumers in the market because of change in price। तो फिर हम increase decrease का word use नहीं करते, हम extension और contraction of demand का concept use करते हैं। जब भी extension of demand हो रहा है इसका मतलब है कि इसकी price decrease हुई, जब भी contraction of demand हो रहा है इसका मतलब है कि इसकी price increase हुई है। तो demand law में बहुत important एक assumption है, that is other things should remain constant। यानी अदर थिंग्स शुड रिमेन कांस्टेंट के मीनिंग हम इस तरीके से भी ले सकते हैं कि इसका मतलब है कि सिर्फ ओनली प्राइस कैन नॉट चेंज क्वांटिटी डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट। सिर्फ प्राइस ही नहीं है कि जिसकी वजह से क्वांटिटी डिमांड वेरी करेगी या चेंज होगी, अप एंड डाउन होगी। प्राइस के अलावा भी बहुत से फैक्टर्स हैं जो कंज्यूमर्स की डिमांड के ऊपर अफेक्ट करते हैं, कंज्यूमर्स की डिमांड को बढ़ाते हैं या कम करते हैं। वो जो फैक्टर्स हैं प्राइस के अलावा, they should remain same. There should be no change in those factors. These are other factors. This is ceteris paribus assumption कि इन फैक्टर्स में कोई चेंज नहीं आना चाहिए। तो डिमांड लॉ को अगर हम कंक्लूड करें, डिमांड लॉ स्टेट्स इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट एंड इट्स डिमांड। अदर थिंग्स शुड रिमेन कांस्टेंट। अब वो जो अदर थिंग्स हैं, अदर फैक्टर्स हैं, वो कौन कौन से? अगर हम ये बात करें अदर फैक्टर्स की, अदर फैक्टर्स नंबर 1 क्या किया, याद है कुछ? इनकम। यस, चेंज इन इनकम। आप इनकम की बात कर लें सबसे पहले। इनकम हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि व्हेनेवर अकॉर्डिंग टू डिमांड लॉ राइज इन प्राइस विल रिड्यूस क्वांटिटी डिमांडेड, अदर थिंग्स शुड रिमेन कांस्टेंट।
जब प्राइस राइज कर रही है, इन्फ्लेशनरी कॉन्सेप्ट है कि जनरल प्राइस लेवल राइज कर रहा है, जब किसी भी एक प्रोडक्ट की अगर प्राइस राइज कर रही है तो इसका मतलब है कंज्यूमर्स की परचेजिंग पावर कम हो रही है, उसकी मनी वैल्यू कम हो रही है। अब महंगाई होने की वजह से, प्राइस राइज होने की वजह से कंज्यूमर कैन नॉट बाय सेम क्वांटिटी, वो सेम क्वांटिटी ऑफ द प्रोडक्ट नहीं परचेज कर सकता विद सेम मनी। लेकिन प्राइस तो राइज हुई अकॉर्डिंग टू डिमांड लॉ, अब उस प्रोडक्ट की जिसकी प्राइस राइज की है उसकी डिमांड को कॉन्ट्रैक्ट कर जाना चाहिए, कम होना चाहिए। लेकिन अगर प्राइस राइज होने के साथ साथ कंज्यूमर की इनकम बढ़ जाए तो वो सेम क्वांटिटी अगेन परचेज करने के काबिल होगा। क्यों? आपकी चीजें तो महंगी हुई हैं लेकिन आपकी इनकम भी बढ़ गई है। तो जो प्राइस राइज की थी उसकी वजह से जो आपकी परचेजिंग पावर कम हुई है उसको इंक्रीज इन इनकम ने रीस्टोर कर दिया, वापस आप उसी लेवल पर पहुंच गए। तो अब क्या होगा? प्राइस तो राइज कर गई लेकिन आपकी क्वांटिटी डिमांड कम नहीं हुई, तो डिमांड लॉ इनइफेक्टिव हो गया। क्यों? कि सेक्टर्स वेरिएबल्स असम्पशंस फुलफिल नहीं हुई, अदर फैक्टर्स आर नॉट सेम, इनकम गोइंग टू चेंज, इनकम में चेंज आ रहा है, जिसकी वजह से आपका डिमांड लॉ इनइफेक्टिव हो गया। आ रही ये बात समझ? नेक्स्ट कौन सा हमने किया था? फैशन की बात कर रहे थे। फैशन अकॉर्डिंग टू डिमांड लॉ प्राइस राइज करेगी तो डिमांड कम होनी चाहिए, प्राइस डिक्रीज होगी तो डिमांड बढ़नी चाहिए। एक न्यूली इंट्रोड्यूस्ड प्रोडक्ट है और वो फैशन में बड़े टॉप लेवल पर चल रही है और उसकी प्राइस भी उतनी ज़्यादा होती है, लेकिन उसकी जितनी ज़्यादा प्राइस है उसकी डिमांड भी उतनी ज़्यादा होती है। जबकि डिमांड अकॉर्डिंग टू डिमांड लॉ प्राइस ज़्यादा है तो उसकी डिमांड कम हो जानी चाहिए। ऐसा नहीं है, जो फैशनेबल लोग हैं, जो न्यूली इन्वेंटेड प्रोडक्ट्स को, फैशनेबल प्रोडक्ट्स को लाइक करते हैं, वो जितनी महंगी होगी वो उसको उतना ज़्यादा डिमांड करते हैं। दूसरी तरफ एक चीज़, एक प्रोडक्ट है जो कि आउट ऑफ फैशन हो गई, अब लोग उसको डिसलाइक कर रहे हैं, वो ऑब्सलीट हो गई, उसकी जगह नई प्रोडक्ट आ गई, अब उसकी प्राइस नीचे आ जाएगी। तो प्राइस नीचे आने के बाद उसकी डिमांड में एक्सटेंशन आना चाहिए, लेकिन लोग उस प्रोडक्ट को परचेज करना पसंद नहीं करेंगे। क्यों? कि वो आउट ऑफ फैशन हो गई, तो डिमांड हो अगेन इनइफेक्टिव हो गया। एक आउट ऑफ फैशन प्रोडक्ट की प्राइस नीचे आ रही है, डिमांड बढ़नी चाहिए मगर डिमांड नहीं बढ़ रही है, तो डिमांड लॉ इनइफेक्टिव हो गया। एक फैशनेबल प्रोडक्ट जो कि बहुत एक्सपेंसिव है उसकी डिमांड कम होनी चाहिए मगर उसकी डिमांड ज़्यादा है, डिमांड लॉ इनइफेक्टिव हो गया बिकॉज ऑफ फैशन। बात समझ में आती है? Yes, sir. नेक्स्ट एक और बताएं। यस, वेदर की डिस्कस कर लेते हैं। वेदर, मौसम, आपका वेदर भी इम्पैक्ट करता है, अफेक्ट करता है आपकी डिमांड के ऊपर। कुछ प्रोडक्ट्स ऐसी हैं जो कि मौसम के लिहाज से, जैसे अगर हम ये बात करें कि विंटर सीजन में आइसक्रीम की प्राइस लो होती है, उसको लोग खरीदना पसंद नहीं करते। या ऐसे आप इसका एग्जाम्पल ले लें, एक बर्फ बेच रहा है एक शख्स, आजकल गर्मी का मौसम है, समर चल रहा है, वो सिर्फ 20 रुपए की बर्फ लो इतनी सी देगा आपको, महंगी है लेकिन लोग फिर भी खरीद रहे हैं, प्राइस उसकी ज़्यादा, लोग खरीद रहे हैं। वेदर, अब यही आप विंटर में आ जाएंगे, जब आप विंटर में आएंगे वही आप 20 रुपए की बर्फ आपको इतनी सारी देगा मगर आप उससे नहीं खरीदते। क्यों? वेदर अफेक्ट कर रहा है आपकी डिमांड पर। सर्दी के मौसम में आपको बर्फ की ज़रूरत नहीं है, वो चाहे जितनी भी सस्ती दे आप बहुत सारी नहीं खरीदेंगे। गर्मी के मौसम में, समर में आपको बर्फ की ज़रूरत है, आइस की ज़रूरत है, वो जितनी भी महंगी दे आप खरीदेंगे। तो वेदर की वजह से डिमांड लॉ इनइफेक्टिव हो गया, जबकि समर में प्राइसेस राइज कर गई है आइस की, बर्फ़ की, तो लोगों को चाहिए बर्फ़ बिल्कुल ना खरीदें, लेकिन लोग फिर भी ज़्यादा खरीदें। और विंटर में चले जाएं, विंटर में जो बर्फ़ है या आपकी आइस, उसकी प्राइस नीचे आ गई है, लोग खरीद ही नहीं रहे, उनको ज़रूरत ही नहीं है, तो डिमांड लॉ इनइफेक्टिव हो गया बिकॉज ऑफ वेदर, मौसम की वजह से। आ रही है ये बात समझ? Yes, sir. नेक्स्ट कोई और? नेक्स्ट, यस, टेस्ट। टेस्ट मीन आपके लाइक्स और डिसलाइक्स हैं।
कोई भी ऐसी प्रोडक्ट जिसको आप लाइक करते हैं, जिसको आप बहुत पसंद करते हैं, वो चाहे जितनी भी महंगी हो जाए आप उसको परचेज करेंगे। और अगर कोई ऐसी प्रोडक्ट जो कि आपके आउट ऑफ टेस्ट है, आप उसको पसंद नहीं करते, इस्तेमाल करना या खाना या यूज़ करना पसंद नहीं करते, वो कितनी भी सस्ती हो, क्योंकि दिस प्रोडक्ट इज़ नॉट अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट, आपके मिजाज के मुताबिक नहीं है, आप उसको नहीं खरीदेंगे। तो टेस्ट भी आपका डिमांड लॉ को इनइफेक्टिव कर देता है। कई प्रोडक्ट्स बहुत सस्ती हैं मगर आप नहीं खरीदते क्योंकि वो आपके टेस्ट के, आपकी चॉइस या आपके लाइक्स के मुताबिक नहीं है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि टेस्ट भी आपकी जो प्रोडक्ट चॉइस है या फिर डिमांड लॉ को इनइफेक्टिव कर देता है। नेक्स्ट क्या है आपका? प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स। सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स की अगर हम बात करें, पहले तो इसको डिफाइन कर लेना चाहिए। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स? कोई बताए, कोई डिफाइन कर सकते? किसी के जहन में हमने काफी बार सब्स्टिट्यूट, हाँ बोले। ठीक है, ये ट्रांसलेशन होगी, डेफिनेशन सब्स्टिट्यूट। तो सब्स्टिट्यूट मीन्स प्रोडक्ट्स विच कैन सेटिस्फाई सेम नीड्स। ऐसी प्रोडक्ट्स जो सेम नीड को सेटिस्फाई करें, वो सब्स्टिट्यूट्स हैं एक दूसरे का। जैसे फॉर एग्जांपल इफ यू वांट टू ड्राइव अ कार, तो उसके लिए आपको पेट्रोल चाहिए, तो पेट्रोल का सब्स्टिट्यूट CNG भी है। तो ये क्या सब्स्टिट्यूट, बिकॉज CNG एंड पेट्रोल कैन सेटिस्फाई सेम नीड टू ड्राइव अ कार। यू आर फीलिंग थर्स्ट, आपको प्यास लगी है, यू वांट अ ब्लैक सिरप पेप्सी, तो पेप्सी ना मिले तो उसकी जगह कोक भी पी सकते हैं। ये क्या है, एक दूसरे का सब्स्टिट्यूट है, बिकॉज दे कैन सेटिस्फाई सेम नीड, सेम वांट, एक ही सेटिस्फाई, एक ही नीड को ये सेटिस्फाई कर सकते हैं। तो ये चीजें सब्स्टिट्यूट्स हैं। तो प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट भी अफेक्ट करती है डिमांड लॉ को। अब इसका हम ऐसे एग्जांपल ले लेते हैं, ब्लैक सिरप का एग्जांपल ले लेते हैं, पेप्सी का। अगर पेप्सी की प्राइस राइज कर जाए तो जाहिर है जब पेप्सी की प्राइस राइज करेगी उसकी डिमांड कम हो जाएगी, ये तो डिमांड लॉ, इट्स ओके। लेकिन पेप्सी की प्राइस राइज करने की वजह से उसकी डिमांड तो कम हो रही है, लेकिन अब क्या होगा, जो पेप्सी के कंज्यूमर्स हैं, जो पेप्सी को कंज्यूम कर रहे हैं, उनमें से बहुत से लोग होंगे जो कि स्विच करेंगे कोक पर, क्योंकि बोथ आर ब्लैक सिरप। तो कई लोग ऐसे होंगे जो पेप्सी यूज करते थे, अब वो कोक पीना शुरू कर देंगे, जबकि कोक की प्राइस में तो चेंज नहीं है, कोक की प्राइस सेम है लेकिन उसकी डिमांड बढ़ गई है। तो डिमांड लॉ इनइफेक्टिव हो गया। अकॉर्डिंग टू डिमांड लॉ, डिमांड तो जब बढ़नी चाहिए जब उसकी प्राइस नीचे जाए। पेप्सी की प्राइस इज सेम बट देयर इज एक्सटेंशन इन डिमांड, और हम इसको कह सकते हैं इंक्रीज इन डिमांड ऑफ द पेप्सी बिकॉज ऑफ पेप्सी। हम कोक की एग्जांपल ले रहे हैं, कोक की प्राइस किसकी हमने राइज डिस्कस किया, पेप्सी की। जब पेप्सी की प्राइस राइज होगी तो उसके कस्टमर्स स्विच करेंगे कोक की तरफ। अब पेप्सी की प्राइस राइज हुई है, जब उसके कंज्यूमर्स ने स्विच किया कोक की तरफ तो पेप्सी की डिमांड कम हो गई, दिस इज डिमांड लॉ। लेकिन जो कस्टमर स्विच करेंगे पेप्सी से कोक पर तो कोक की डिमांड इंक्रीज हो जाएगी, जबकि कोक की प्राइस रिड्यूस नहीं हुई। अकॉर्डिंग टू डिमांड लॉ इंक्रीज होती है, डिमांड बढ़ती है, डिमांड एक्सटेंड होती है जब उसकी प्राइस डाउन हो, डिक्रीज हो जाए। लेकिन यहाँ पर कोक की प्राइस सेम है और फिर भी उसकी डिमांड बढ़ रही है बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग प्राइस ऑफ इट्स सब्स्टिट्यूट। तो डिमांड लॉ अगेन इनइफेक्टिव हो जाता है। और उसके बाद एक और था यस, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स को हम बात कर सकते हैं कि गुड्स इन जॉइंट डिमांड। इसको डिफाइन करें, गुड्स इन जॉइंट डिमांड, जिनको आप दो चीज़ों को एक साथ इस्तेमाल करते हैं, लाजमी होता है एक चीज़ इस्तेमाल नहीं कर सकते। जैसे फैन एंड इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, ये दोनों जॉइंट डिमांड है। अगर पंखा है तो फिर बिजली भी चाहिए, अगर बिजली नहीं है तो फिर इस पंखे की, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है तो पंखे की ज़रूरत नहीं है। कार है आपके पास तो आपको पेट्रोल भी चाहिए, कंप्यूटर सिस्टम है आपके पास तो फिर आपको सॉफ्टवेयर भी चाहिए, जो भी सॉफ्टवेयर जो उसको चला रहे हैं, क्या कहते हैं सॉफ्टवेयर को? यस, कंप्यूटर्स जो चला रहे हैं सॉफ्टवेयर क्या कहते हैं?
जो हमारे पास जो सॉफ्टवेयर है, ये जो ऑफिस वगैरह है, जो विंडोज़ हम इंस्टॉल करते हैं, जब तक हम विंडोज़ इंस्टॉल नहीं करेंगे हमारा जो सिस्टम है वो ऑपरेटिंग, वो वर्किंग नहीं होगा। तो उसके लिए ज़रूरी है विंडोज़। ठीक है, और ये बात समझ में, कार के लिए टायर भी कॉम्प्लीमेंट्री। अगर कार की हम एग्जांपल ले रहे हैं तो पेट्रोल की प्राइसेस राइज हो जाए, एक्स्ट्राऑर्डिनरी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की प्राइस राइज हो गई, तो पेट्रोल कॉम्प्लीमेंट्री है फॉर कार को चलाने के लिए पेट्रोल का होना ज़रूरी है। तो पेट्रोल जब महंगा हो जाएगा, पेट्रोल की तो डिमांड कम होगी, कॉन्ट्रैक्ट करेगी, दिस इज डिमांड लॉ। लेकिन पेट्रोल की प्राइस राइज होने की वजह से कार्स की डिमांड भी कम हो जाएगी, क्योंकि ड्राइविंग का कार एक्सपेंसिव हो जाएगा। उसमें पहले 100 रुपये का पेट्रोल डल रहा था दिन में, अब 1000 का पेट्रोल डलेगा, वो एक्सपेंसिव हो जाएगा, तो कार्स की डिमांड मार्केट में कम हो जाएगी। तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, प्राइसेस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स ऑल्सो शुड रिमेन सेम। ठीक है जी, प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट्स ऑल्सो शुड रिमेन सेम, income should remain same. There is no change in fashion or no change in weather. These all other factors can affect demand other than price. So whenever there is change in quantity demand other than price, so this is ceteris paribus assumption. Or whenever there is change in demand because of price of the product, this is demand law. जब भी प्राइस चेंज होने की वजह से डिमांड में चेंज आएगा तो ये कहलाएगा कॉन्ट्रैक्शन और एक्सटेंशन ऑफ डिमांड। और जब भी प्राइस इज सेम बट देयर इज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड बिकॉज ऑफ अदर फैक्टर्स, नाउ यू कैन से इंक्रीज इन डिमांड और डिक्रीज इन डिमांड। ठीक है, तो हमने इसको डिस्कस किया, डिमांड एंड वांट, इफेक्टिव डिमांड और डिमांड लॉ को डिस्कस किया, प्लस जो अदर फैक्टर्स हैं, सेंट्रल स्पेंडर्स असम्पशन। इसके बाद इसको कंक्लूड करते हैं। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है हाउ टू ड्रॉ अ डिमांड कर्व। एक आप डिमांड कर्व किस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ स्केल। तो आपको जब भी कभी डिमांड कर्व ड्रॉ करना है तो यू हैव टू ड्रॉ, आपको एक स्केड्यूल प्रिपेयर करना पड़ेगा, डिमांड स्केड्यूल। डिमांड स्केड्यूल, ठीक है। आप एक कॉलम में प्राइस ले लें और दूसरे में क्वांटिटी डिमांड है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर प्राइस हमारे पास 1000 तो डिमांड हमारी 7000। ठीक है, प्राइस 1000 रुपये किसी भी प्रोडक्ट की। इकोनॉमिक्स टोटल अजम्पशन बेस्ड है। फॉर एग्जांपल एक प्रोडक्ट है, ठीक है, प्रोडक्ट एक्स, उसकी प्राइस क्या है 1000, तो पब्लिक उसकी डिमांड कितनी कर रही है यूनिट्स की, 7000 यूनिट्स क्वांटिटी। अब इसकी प्राइस राइज कर गई 2000, प्राइस राइज होगी तो डिमांड कॉन्ट्रैक्ट करेगी। सही है। इसके बाद आप यहाँ देखिए 3000, 5, 4000, 4 and 5000, 3, 6000, 7000, 1000। तो ये आपके पास एक डिमांड स्केड्यूल आपने ड्रॉ किया। ये डिमांड स्केड्यूल शो कर रहा है, प्रूफ कर रहा है डिमांड लॉ को। व्हेनेवर देयर इज राइज इन प्राइस, डिमांड गोइंग टू कॉन्ट्रैक्ट, डिमांड कम हो रही है। व्हेनेवर देयर इज डिक्रीज इन प्राइस, डिमांड गोइंग टू एक्सटेंड। आप देखिए अगर यहाँ से पढ़े 7000, प्राइस 7000 पर यूनिट, डिमांड कितनी हो रही है 1000, प्राइस कम हो गई 6000, डिमांड बढ़ गई। प्राइस जैसे जैसे कम होती जा रही है, डिमांड इंक्रीज, एक्सटेंड होती जा रही है। यहाँ से आप इसको स्टडी करें, जैसे जैसे प्राइस राइज कर रही है, डिमांड कॉन्ट्रैक्ट कर रही है। दिस इज डिमांड लॉ। व्हेनेवर देयर इज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ऑफ अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट बिकॉज ऑफ चेंज इन इट्स प्राइस, दिस इज डिमांड लॉ, इनवर्स रिलेशनशिप। एंड विद द हेल्प ऑफ दिस स्केड्यूल यू कैन ड्रॉ अ डिमांड कर्व। ये आप दो एक्सिस बना लें, एक हमारे पास वर्टिकल एक्सिस है, दूसरा हमारे पास हॉरिजॉन्टल एक्सिस है। वर्टिकल पर आप हमेशा प्राइस को शो करेंगे, ठीक है, और हॉरिजॉन्टल एक्सिस को इसको फोकस करेंगे। हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर आप हमेशा क्वांटिटी डिमांड शो करेंगे, ठीक है। यहाँ पर हम 1, 2, 3, 4, 7, 1, 1, 2, 3,
ज़्यादा कर लें मगर कम ना हो, तकरीबन सेम साइज ले लें। जब आपके पास ग्राफ होगा एग्जाम में तो उस पर बॉक्सेस बने होते हैं, वहाँ प्रॉपर एक्यूरेट बनेगा। 7, ठीक है। ये आपके पास अपने स्केड्यूल को कन्वर्ट कर रहे हैं, हाउ टू ड्रॉ और डिमांड कर्व। वर्टिकल एक्सिस पर हमने प्राइस लिया और हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर क्वांटिटी डिमांड। आप देखें जब आपकी प्राइस 7,000 है, क्वांटिटी डिमांड कितनी है 1,000। आप इस तरीके से कर सकते हैं, ये शो कर रहा है प्राइस कितनी हाई है तो उतनी क्वांटिटी डिमांड वेरी लिटिल, बहुत कम है क्वांटिटी डिमांड। लेकिन प्राइस जैसे ही डिक्रीज होगी क्वांटिटी डिमांड एक्सटेंड कर जाएगी। तो अब आप प्राइस देखें, यहाँ पर हमारे पास 7,000, प्राइस 6,000 होगी तो 6 पर क्वांटिटी डिमांड कितनी होगी अकॉर्डिंग टू डिमांड लॉ। जब प्राइस नीचे आई है तो फिर क्वांटिटी डिमांड को एक्सटेंड करनी चाहिए ना, तो हो रहा है। समझ आ रहा है ये डायग्राम? यस सर। नेक्स्ट आप देखिए, अब हो जाएगा ड्रॉ। ठीक, अब आप इसको स्टडी कर सकते हैं। प्राइस 7,000, क्वांटिटी डिमांड 1,000, प्राइस 6,000, डिमांड 2,000, प्राइस 5,000, डिमांड 4,000, प्राइस 4, डिमांड 5। यस, समझ आ रही बात? इनवर्स रिलेशनशिप। और जब आप इन सारे पॉइंट्स को मिला देंगे आपस में इस तरीके से स्केल यूज करते हुए, तो ये जो आपके पास एक लाइन आएगी, दिस इज कॉल्ड DD, दिस इज कॉल्ड डिमांड कर्व। In this way you can draw a demand curve. This line downward slope to the right. This line downward sloping shows that there is inverse relationship between price and quantity demanded. इसका एक और हमें आंसर मिलता है क्वेश्चन एग्जाम में, माइक्रो इकोनॉमिक्स में आता है कि why demand curve slope downward to the right. डिमांड कर्व सीधे हाथ की तरफ झुका हुआ क्यों होता है? डिमांड कर्व सीधे हाथ की तरफ झुका हुआ इसलिए होता है कि जैसे जैसे प्राइस नीचे आएगी डिमांड एक्सटेंड करती चली जाएगी। तो इन दिस वे यू कैन ड्रॉ अ डिमांड कर्व। ठीक है, ये जो हमने स्केड्यूल ड्रॉ किया है, आप इसी स्केड्यूल को हमेशा यूज करें। कॉलिन बैनफोर्ड की बुक है A लेवल की, उसके अंदर ये स्केड्यूल है और ये मुझे इत्तेफाक है कि याद हो चुका है। ठीक है, इसमें हम सप्लाई लॉ जब करेंगे वो भी इसी स्केड्यूल की हेल्प से करेंगे। आप एक स्केड्यूल कोई भी किसी भी बुक का ज़हन में रख ले, उसको यूज़ करते हुए डिमांड कर्व को ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, आज हमने डिस्कस किया डिमांड, इफेक्टिव डिमांड, डिमांड लॉ, ceteris paribus assumptions, schedule of demand law and demand curve. Thank you.